आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 5 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 81 से लेके सेक्शन 84। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेक्शन 80 डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 81 से लेके सेक्शन 84 तक। सेक्शन 81 का टाइटल है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। यानी बेसिकली सेक्शन 81 में ये डिस्कस किया गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ किन लोगों को हम लोग रेजिडेंट पर्सन कहेंगे और किन लोगों को हम लोग नॉन रेजिडेंट पर्सन कहेंगे। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करें इस टर्मिनोलॉजी की तो रेजिडेंट का मतलब होता है रिहायशी, और इसी तरह इसके कंट्राडिक्टरी ऑपोजिट सेंस में नॉन रेजिडेंट ऐसा पर्सन जिसकी रिहाइश ना हो। तो लॉ की ज़ुबान में, लॉ की सेंस में किस पर्सन को रेजिडेंट और किस पर्सन को नॉन रेजिडेंट कहा गया है, ये सेक्शन 81 आपको बताता है। तो सेक्शन 81 के टोटल 2 सब सेक्शन हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 स्टेट दैट अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एओपी ऑफ द फॉर द ईयर। कह रहे हैं कि एक पर्सन एक टैक्स ईयर के अंदर रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा अगर वो उस टैक्स ईयर के अंदर, उस टैक्स ईयर के दौरान रेजिडेंट इंडिविजुअल था, रेजिडेंट कंपनी था या रेजिडेंट एओपी था। यानी अगर एक पर्सन किसी टैक्स ईयर में ये रेजिडेंट इंडिविजुअल, एओपी या कंपनी था तो वो पर्सन उस टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। और इसी तरह अगर वो फेडरल गवर्नमेंट है तो तब भी वो रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। एंड सब सेक्शन 2 कहते हैं कि नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होगा? वो कह रहे हैं पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट ईयर। सिमिलरली अगर एक पर्सन किसी टैक्स ईयर के अंदर नॉन रेजिडेंट था तो वो बंदा उस टैक्स ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। अब यहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए सेक्शन 81 में उन्होंने जस्ट एक सिंपल सी लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दी है। उन्होंने इसको टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं किया, बस उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया है कि अगर एक पर्सन एक टैक्स ईयर के अंदर रेजिडेंट है तो वो रेजिडेंट पर्सन है, और अगर वो टैक्स ईयर के अंदर नॉन रेजिडेंट है तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है। लेकिन अभी भी सेंस क्लियर नहीं हो रही कि हम किस पर्सन को रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कहेंगे। इस कन्फ्यूजन का आंसर सेक्शन 82 हमें देता है। जो सेक्शन 82 स्पेसिफाई करता है कि हु विल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रोविजन। सो सेक्शन 82 कहता है कि इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द इंडिविजुअल, यानी एक पर्सन टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा व्हेन ही इज़। अब वो कह रहे हैं कि क्लाउज ए बी और सी, बी तो ओमिटेड है, क्लाउज ए सी डी। यहाँ पर आपको एक पैरामीटर्स बता दिया गया है कि कौन पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। सेक्शन 82 कहता है कि वो बंदा टैक्स ईयर के अंदर रेजिडेंट इंडिविजुअल कंसीडर करेगा जो बंदा इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। मतलब अगर एक पर्सन पाकिस्तान के अंदर एक टैक्स ईयर में 183 दिन या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए स्टे करेगा, रहेगा, तो वो पर्सन कानून की सेंस में रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। अब 180 डेज़, अगर हम 183 डेज़ के बजाय 180 डेज़ ही लगा लें तो 180 डेज़ को आप, तो क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होते हैं, उसे 180 को डिवाइडेड बाय 30 करें आप, तो तकरीबन 6 महीने 3 दिन, या अगर एक पर्सन 6 महीने 3 दिन या उससे ज़्यादा यानी 183 दिन या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहता है, रिहाइश इख्तियार करे, तो वो बंदा रेजिडेंट कहलाता है। इसी तरह इज़ एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर। इसी तरह अगर एक पर्सन फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम है या उनका ऑफिशियल है और वो टैक्स ईयर के अंदर पाकिस्तान से बाहर भी रह रहा है, लेकिन चूँकि वो सरकारी मुलाज़िम है, गवर्नमेंट का मुलाज़िम है, चाहे वो सूबाई है, चाहे वो वफाकी, उनका वो ऑफिशियल है, उनका वो मुलाज़िम है, तो वो बेशक पाकिस्तान से बाहर भी रह रहा है लेकिन है वो गवर्नमेंट का मुलाज़िम, तो वो पर्सन भी रेजिडेंट इंडिविजुअल ही कहलाता है कानून की सेंस में। क्लाउज़ डी के अंदर उसने थोड़ा-सा लफ्ज़ों को घुमाया है, ट्विस्ट किया हुआ है, लेकिन बात आसान ही है।
सो क्लाउज़ डी कहता है कि बीइंग अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट प्रेज़ेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज़ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। मतलब एक पर्सन पाकिस्तान का शहरी रहते हुए किसी दूसरी अदर कंट्री यानी किसी फ़ॉरेन कंट्री में वही 183 दिन 182 दिन या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए नहीं रहा हो और हू इज़ नॉट अ रेज़िडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर रेज़िडेंट टैक्स पेयर ना रहा। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का शहरी है और किसी दूसरी कंट्री के अंदर अगर वो टैक्स ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा नहीं रहा, किसी दूसरी कंट्री में वो रेज़िडेंट नहीं था, तो तब भी वो रेज़िडेंट ही पर्सन ही कहलाएगा लॉ के सेंस में। सो अगर इन 3 पैरामीटर में से कोई भी पैरामीटर पूरा हो रहा है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा? रेज़िडेंट पर्सन। और इसी तरह अब एक तरह से देखा जाए तो नॉन रेज़िडेंट बंदा फिर हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ रेज़िडेंट पर्सन तो एक्सप्रेसो इन लॉ है, लॉ में ये चीज़ एक्सप्रेसिवली एक्सप्लेन कर दी गई कि हू विल बी द रेज़िडेंट पर्सन एज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड हू विल बी अ नॉन रेज़िडेंट पर्सन एज़ if they are not expressively clarified according to the provision in under the provision of the income tax ordinance, then obviously it will be contradictory to the resident person। अगर रेजिडेंट पर्सन जो है वो बंदा है जो कि 183 दिन पाकिस्तान में रह रहा है या उससे ज़्यादा और 182 दिन या उससे ज़्यादा किसी दूसरी अदर फॉरेन कंट्री में नहीं रह रहा, तो वो बंदा रेजिडेंट टैक्स पेयर है, रेजिडेंट पर्सन है। तो सिमिलरली इसके ऑपोजिटली वो पर्सन जो कि पाकिस्तान में अ, नहीं नहीं रह रहा इतने ही दिन, यानी 183 दिन या उससे ज़्यादा वो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है, तो ऑब्वियसली वो बंदा फिर नॉन रेज़िडेंट हो जाएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल हम देख भी रहे हैं कि पहले जो है वो आपने रिटर्न 2024 की रिटर्न तक आपके पास ये फ़ॉर्मेट होता था कि आपने अपनी रिटर्न सबमिट करते वक़्त एट्रीब्यूट में जाके खुद सिलेक्ट करना था कि आप रेज़िडेंट हैं, नॉन रेज़िडेंट। जबकि अभी फ़िलहाल जो आईआरएस ने अपनी रिटर्न का फ़ॉर्मेट चेंज किया है, उसमें उन्होंने ये पोर्शन लेकर आए थे पहले। जुलाई और अगस्त के टाइम तक था कि वो पहले ही रिटर्न के टाइम ही आपको सिलेक्ट करना होता था कि आप रेज़िडेंट हो या नॉन रेज़िडेंट हो। लेकिन अब जो है सितंबर में उन्होंने दोबारा से चेंज कर दिया है। अब वो दोबारा से प्रीवियस वाला ही हो गया है कि लास्ट में रिटर्न सबमिट करते हुए अपना एट्रीब्यूट सिलेक्ट करें। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने चेंज किया था, मेबी आप में से किसी ने देखा भी हो। तो वो बेसिकली सेक्शन 82 जिसने पढ़ा हुआ था उसे तो पता था कि मैंने क्या सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर जिसे नहीं पता था तो फिर उसके लिए कन्फ्यूजन की बात थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन 83 पे कि रेज़िडेंट कंपनी क्या होगी। सो अब आपको पता चल रहा है कि रेज़िडेंट पर्सन वो होता है जो कि एक टैक्स ईयर के दौरान रेज़िडेंट इंडिविजुअल, रेज़िडेंट कंपनी, रेज़िडेंट एओपी हो। अब हमें बताया गया है सेक्शन 82 में कि रेज़िडेंट इंडिविजुअल क्या होता है, इसी तरह नॉन रेज़िडेंट मैंने आपको इसके साथ ही थोड़ा रिलेट करने की कोशिश की। अब रेज़िडेंट कंपनी और रेज़िडेंट एओपी का बताया जा रहा है 83-84 में कि रेज़िडेंट कंपनी भला क्या कौन होगी और रेज़िडेंट एओपी कौन होगा। तो सेक्शन 83 में है कि रेजिडेंट कंपनी कौन होगी। सो कह रहे हैं कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर इफ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। क्लाउज ए स्टेट दैट इफ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म बाय अंडर एनी लॉ एनफोर्स इन पाकिस्तान। मतलब कह रहे हैं कि वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी अगर वो टैक्स ईयर के दौरान वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। नंबर 1 वो कंपनी जो कि पाकिस्तान के किसी कानून के तहत, मतलब वो कानून जो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़िस्ट करता है उसके तहत वो रजिस्टर हुई हो, फ़ॉर्म्ड हुई हो। जैसे कि यानी कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज़ की फ़ॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है वो कंपनी एक्ट 2017 है। सो वो कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तानी कवानीन के तहत रजिस्टर हुई है, फ़ॉर्मेशन उसकी हुई है, तो वो कंपनी जो है वो रेज़िडेंट कंपनी कहलाएगी। नंबर 2, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होल इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ ईयर। और ऐसी कंपनी जिसकी टैक्स ईयर के अंदर किसी भी टाइम मुकम्मल तौर पर उसके जो अफेयर्स की मैनेजमेंट है, उसका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के अंदर हुआ हो, तो वो कंपनी भी रेज़िडेंट कंपनी कहलाएगी। ये ज़रा ग्रे प्रोविज़न है क्योंकि ये इस तरफ इशारा दे रही है कि हो सकता है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट कि अगर वो कंपनी किसी दूसरे पाकिस्तान से बाहर एग्ज़िस्ट कर रही है और पाकिस्तानी कवानीन के तहत नहीं भी एग्ज़िस्ट करी बनी, लेकिन यानी आप ये कर लें कि पाकिस्तानी कवानीन के तहत बनी है लेकिन है नहीं, पाकिस्तान से बाहर है।
लेकिन जो उसकी मैनेजमेंट है उसके अफ़ेयर्स की वो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो अब इस सेंस में जो कि उसके अफ़ेयर्स की मैनेजमेंट टैक्स ईयर के दौरान पाकिस्तान के अंदर हो रही है, तो इस सेंस में वजह से भी वो कंपनी रेज़िडेंट कंपनी कहलाएगी। लास्ट क्लाउज़ सी। नेक्स्ट है क्लाउज़ सी, वो कहेगी इट इज़ अ प्रोविज़नल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। यानी कि जो भी पाकिस्तान के अंदर लोकल लेवल की गवर्नमेंट है या सूबाई लेवल की गवर्नमेंट है, वो भी एज़ पर सेक्शन 83 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रेज़िडेंट कंपनी ही कहलाती है। अब नेक्स्ट है, यानी अगर ये 3 ऐसे, यानी अगर मैं इसे सिम्प्लीफ़ाई करूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, तो रेज़िडेंट कंपनी से मुराद लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और ऐसी कंपनी जो कि पाकिस्तानी कवानीन के ताबिक जो पाकिस्तान में स्टैंड करते हैं, एक्सिस्ट करते हैं, इन्फोर्सेबल हैं, उसके तहत रजिस्टर हुई हो, फ़ॉर्म्ड हुई हो, वो भी रेज़िडेंट कंपनी कहलाती है। इसी तरह ऐसी कंपनी जिसके अफ़ेयर्स की मैनेजमेंट पाकिस्तान के अंदर हो ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, तो वो भी रेज़िडेंट कंपनी कहलाएगी। अब रेज़िडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी रेज़िडेंट एओपी हम किसे कहेंगे? An association of person shall be a resident association of person for a tax year if the control and management of the affair of the association is situated wholly or partially in a Pakistan at any time in a year. So simple is that वो कह रहे हैं कि कौन सी एओपी रेजिडेंट कहलाएगी? वो कहेंगे ऐसी एओपी रेजिडेंट एओपी कहलाएगी जिसकी अफेयर्स की मैनेजमेंट आया मुकम्मल तौर पर या फिर पार्शली तौर पर, यानी सारी नहीं बल्कि उसका कुछ पार्ट, उसके कुछ अफेयर्स की मैनेजमेंट जो है वो ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर पाकिस्तान के अंदर हुई हो। तो उस ऐसी ईओपी जिसके या तो सारे अफेयर्स की मैनेजमेंट ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर पाकिस्तान के अंदर हुई है, या उसके कुछ अफेयर्स की मैनेजमेंट जो है वो सारे नहीं कुछ की ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर पाकिस्तान के अंदर हुई है, तो ऐसी एओपी को हम रेजिडेंट एओपी कहेंगे। सो ये हमारे सेक्शन 81 से 84 तक था, चैप्टर 5 का। टोटल सेक्शन 80 से लेकर 98 सी तक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।